समय रैना का नाम आपने सुना होगा। आप कुछ कोशिश कर रहा है लेकिन उसे मालूम नहीं है कि हम कहाँ रहते थे। 99% कश्मीरी मुसलमान जो है वो कन्वर्ट्स है फ्रॉम सनातन। अल्टीमेटम दिया कश्मीरी हिंदुओं को कि या कन्वर्ट हो जाइए या आप मारे जाएंगे। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द मीडिया? कितना सच बोलते हैं? इंडियन जो मीडिया है उसने देश के साथ नहीं, उसने देश के लोगों के साथ गद्दारी की। इस सब पीरियड के दौरान एंटी इंडिया फीलिंग थी कि एंटी हिंदू फीलिंग थी वहाँ पे? आज उस तरफ मत जाना, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होगा। तो उसको मस्जिद में पता चलता था कि आज क्या होने वाला है। इस पूरे एक्सोडस में, इस पूरे एपिसोड में कितने लोग मरे? कश्मीरी पंडित जो है वो मारे गए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू रवि, इट्स अ प्लेजर। आपने मुझे बुलाया और इतने सारे यहाँ पे अभी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बीच में मैं एक साधारण सी जर्नलिस्ट। शुक्रिया बुलाने के लिए। मैम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो रोल आपने प्ले किया है इस टॉपिक को पब्लिक डिस्कोर्स में लाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है मैम। और व्हेन आई वाज डिस्कसिंग एंड रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक ऑन द कश्मीर एक्सोडस, call it exodus, call it genocide, we'll get into that. But ma'am, I realized that the information isn't really there even with me. तो जो मुझसे थोड़ी सी भी यंगर जनरेशन है उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता है। स्पीकिंग ऑफ यंगर जनरेशन मैम, अब यूट्यूब का ज़माना है, हर कोई टीवी नेटफ्लिक्स से ज़्यादा यूट्यूब प्रेफर करता है। तो समय रैना का नाम आपने सुना होगा। हाँ, वो मोटू सा, वो टिपिकल कश्मीरी पंडित स्टीरियोटाइप है एक तरह से। वो दिखने में पूरा कश्मीरी पंडित लगता है, उसका स्टाइल, उसका अंदाज। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि उसने कश्मीरी हिंदू समाज जो है वो पिछले 35 साल से वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे धीरे, लेकिन उसने एक जो हमारी रिवायत थी, जो हमारा कल्चर था, उसका वो उसने एक अंश जिंदा रखा है। क्योंकि कश्मीरी हिंदू जो है वो हिस्टोरिकली, कल्चरली जो है तंज करने वाले लोग हैं, सरकाज़म करने वाले लोग हैं। तो हम सीधे सीधे बात नहीं करते, हमेशा टेढ़ी बात करते हैं, हमेशा उल्टी बात करेंगे। कोई खिचड़ी हो, जलेबी हो तो तब हमें मज़ा आता है। अगर उस नज़रिए से देखूं तो रहना बहुत अच्छा काम कर रहा है और डार्क कॉमेडी है। लेकिन कई बार जो समाज बिखर चुके हो, जो समाज खत्म होने की कगार पे हो, आयरनी और डार्क कॉमेडी शायद कहीं ना कहीं वो मुरझाए हुए लोगों को जगा सकती है। तो मुझे एक्चुअली उसका काम बहुत पसंद है और मैं आशा करती हूँ कि वो जिस इंटेलिजेंस के साथ और विजडम के साथ वो बात करता है, हम पे एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है, एक इंट्रोस्पेक्शन है, वो दिखाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी एक उम्मीद है इस हमारे समाज में, एक बिखरते हुए समाज में, ख़त्म होते हुए समाज में, कि हमारी आगे वाली जो पुश्तें हैं, जनरेशन्स है, वो अपने समाज का जो की सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको ज़िंदा रखेगी। मैम ये सभ्यता और ये हिस्ट्री जो कल्चर है, पहले तो मैं समझना चाहता हूँ कि ये कल्चर है क्या। दूसरा मैम मैं जानना चाहता हूँ कि ये डिक्लाइन हुआ कैसे। ऑब्वियसली वो कॉन्वर्सेशन हमें ले जाएगी पूरे इतिहास में ले जाएगी, बट मोर रिसेंटली 1990 के आसपास, जहाँ पर बहुत सीवियर तरीके से एक एक्सपल्शन हुआ। आई डोंट नो हाउ टू यूज अ बेटर वर्ड फॉर इट, फॉर लैक ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। आई लेट यू चूज दोज वर्ड्स, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड 90% of the Kashmiri Pandit population, of the Hindu population of Kashmir, was expelled, and expelled under very violent circumstances. I have read, I have seen, and I have heard. The ultimatum was either you convert to Islam or you die, or you leave. बिल्कुल। देखिए रवि, पहले जब आपने पूछा कि संस्कृति क्या थी, हमारी सभ्यता क्या थी, हमारी सभ्यता पिछले 5000 साल की एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, एक इतिहास है। और हमें बाकी समुदायों की तरह खोजना नहीं पड़ता कि हम कौन हैं। हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हमें मालूम है कि हम कौन थे, कहाँ से आए,
और कहाँ गए। हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, हमें राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखी थी वो 13वीं 14वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी खासकर जो वो पीरियड है वो सारा कवर करती है कि हमारी सभ्यता के साथ हुआ क्या। हम कश्मीर में हमारे ऋषियों की जो एक सभ्यता थी वो हम जनरेशन के बाद हर जनरेशन के बाद वो चलती रही जब तक बीच बीच में जो भी अप्रेसर आया, जो भी कोई टायरेंट आया, क्योंकि हम उस वक्त के समाज की बात कर रहे हैं जब तानाशाह होते थे, जब राजा लोग होते थे। और मिडीवल हिस्ट्री तक पहुंचते पहुंचते कश्मीर का एम्पायर, जिसमें खासकर मैं ललितादित्य का नाम आपने सुना होगा, अवंती वर्मन का नाम सुना होगा, हम लोगों के हर फील्ड में जो है कश्मीरी सभ्यता को के चिन्ह आपको मिलेंगे। वो नाट्यशास्त्र हो, वो लिटरेचर हो, वो सैटायर की जो बात हम कर रहे थे, सार्काज़म की बात कर रहे थे, आपको बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा और हमारे आइकन्स मिलेंगे। और जब आप कहते हैं कि 1990 में क्या हुआ, मैं नहीं कहती हूँ कि जो 14वीं शताब्दी में हुआ या जो उसके आगे कई बार 7वां जो एक्सोडस कश्मीरी हिंदुओं का 1990 में हुआ, ये एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड, एक सिस्टमैटिक एथनिक क्लेंजिंग कह सकते हैं इसको, क्योंकि लगातार अगर आप टारगेट है, लगातार आप अपनी संस्कृति की वजह से, आपका कल्चर की वजह से, आपके फेथ की वजह से अगर आप टारगेट बन जाते हैं तो उसको सिस्टमैटिक जेनोसाइड कहते हैं। और मैम आप कहती हैं कि ये 7वां एक्सोडस था। 7वां एक्सोडस था। एंड यू थिंक दैट दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए ये हम पॉलिटिकल करेक्टनेस में हम सच को छुपा नहीं सकते। सत्य ये है कि मैं क्यों कहती हूँ सिस्टमैटिक जेनोसाइड है, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से पहली खलीफत बनी, दूसरी खलीफत बनी, जो जितने भी अरब वर्ल्ड से इम्पीरियलिस्ट निकले, जो तानाशाह निकले, ऑटोक्रेट्स निकले, उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया, उस को टूल बनाया, रिलीजन को टूल बनाया, और उन्होंने इस्लाम को फैलाने, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम फैलाने का सबसे पहला एजेंडा होता है किसी भी तानाशाह का। पहले एजेंडा होता है उस तानाशाह के मुझे पावर मिले, मुझे टेरिटरी मिले, जगह मिले, ज़मीन मिले और रिसोर्सेज मिले। ये सब जो झगड़ा है, जो कहानी है, हर तानाशाह की यही होती है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, टेरिटरी मिले। पर इसमें खासकर जो अरब दुनिया से जो तानाशाह निकले, उन्होंने इस्लाम का इतना इस्तेमाल किया कि वो इस्लाम के को यूज़ करके उन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया, और उन्होंने अपनी जो है एक्सपैंड की। अगर आप पूरी देखें, जिसको हम अल्टीमेटली जो लास्ट एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर थी, जो खलीफत जिसको बोलते हैं, और उसके बाद से अभी भी उनका जो वो स्ट्रगल है ऑटोमन एम्पायर के बाद, अभी भी कई सारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ या सोसाइटीज़ है मिडिल ईस्ट में, या आप टर्की में लीजिए, अफ़गानिस्तान में लीजिए, सब इस्लाम को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और अभी भी उनको लगता है कि वो इस्लाम की वजह से लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और जो नहीं मान रहा है, जो उनके बीच में रोड ब्लॉक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो उनको ख़त्म करके वो आगे बढ़ेंगे। तो वही हुआ, ये अल्टीमेटली पावर की कहानी है, पावर के बगैर कुछ नहीं है। तो जब मैं कह रही हूँ कि ये सिस्टमैटिक जेनोसाइड है, मैं इसको इम्पीरियलिस्टिक एक्सपेंशनिज्म जो है, अरब इम्पीरियलिज्म, मैं उसको उस कड़ी उसका एक लिनिएज है, उसकी प्रोग्रेशन है। बट मैम ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये 7वां एक्सोडस है और बाकी सब तानाशाह थे, तो इस 7वें एक्सोडस का तानाशाह कौन था? 1990 में जो एक खिचड़ी जो पक रही थी, इसकी इम्पीरियलिस्टिक जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी से जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के इतिहास के साथ जुड़ा है,
और कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के साथ भी जुड़ा है। उस सब की जो खिचड़ी जो 75 नहीं, उस वक्त तो 1947 से 1990 तक की बात कर रही हूँ मैं, उस वक्त का जो इतिहास था 47 to 90, उसमें जो खिचड़ी पकी उसका जो स्वरूप या कुरूप कह सकते हैं आप, जिसका अगली फेस हमने 1990 में देखा, वो तब फाइनल हुआ जब हिंदू, मुसलमान और सिख मारे गए, जो किसी वजह से वो मारे गए, किसी सोच और किसी विचारधारा की वजह से मारे गए। और वो विचारधारा ही है जो नफरत की विचारधारा थी कि हिंदू मेरा दुश्मन है। अब 1947 में पार्टीशन हुआ तो हर तरफ लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, सिख भी मारे गए, क्योंकि पार्टीशन तो पंजाब का हुआ, पार्टीशन तो बंगाल का हुआ। और उस वक्त 47 में कश्मीर का भी, JNK का भी एक हिस्सा जो है पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया। ट्राइबल्स, आपको मालूम होगा कि ट्राइबल इन्वेजन हुआ जम्मू कश्मीर का, और उन्होंने एक बड़ा चंक जो है लिया उस वक्त। और उस वक्त भी जो हमने 1947 में खून खराबा देखा, वो हम पंजाब में देखा, बंगाल में देखा, वो हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा। हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए, सिख भी मारे गए। इनफैक्ट POJK में हिंदू और सिख्स के साथ मैसेकर हुए, और इस तरफ भी हुए, जम्मू में जो है मुस्लिम्स, उनका मैसेकर हुआ। लेकिन 1990 में बिल्कुल अलग चीज हुई। वो क्या था? वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी हिंदू जो थे वो बड़े लेवल पे टारगेट हुए, और वो उनका नरसंहार की वजह से वो 7वां एक्सोडस की जो मैं बात कर रही हूँ, वो अपने घरों से बेघर हुए। और उन आज तक 35 साल के बाद भी आज तक वो अपने घर जो है वापस नहीं जा पाए। तो वो एथनिक क्लेंजिंग एक समुदाय का जब हो जाता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वो सिस्टमैटिक जेनोसाइड था। पहले जो इंडिजिनस कम्युनिटी थी कश्मीर की 14वीं शताब्दी में, उससे लेकर धीरे धीरे 1990 तक इतने कम होते गए हर बार इस ऑपरेशन की वजह से, इस टारगेटिंग की वजह से, कि वो समुदाय जो है आज की डेट में कश्मीर में नहीं है। जब आप एक समुदाय को अपने जड़ों से उखाड़ दे, उनकी सभ्यता खत्म कर दे, उनका जो कल्चर है, इतिहास वाइप आउट करने की कोशिश करे, तो उसको सिस्टमैटिक जेनोसाइड कहते हैं। मैम, इन आइडियोलॉजीज के बाहर आके एक बारी अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इवेंट्स की बात करें, तो एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट करा गया ये 7th एक्सोडस? हाँ, तो अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों 1990 में, और हुआ क्या? सबसे पहले 1990 में एक हमेशा मेरे लिए बहुत कठिन होता है 1990 को रिकॉल करना, क्योंकि मेरे लिए वो मेमोरीज जो है वो बहुत पर्सनल है। वो मैंने उसमें अपने फैमिली का जो दर्द है, हमारे साथ उसके बाद क्या हुआ, वो बहुत मुश्किल होता है मुझे रिकॉल करना। लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं 1990 में हम लोग अपने घर से, अपने वतन से, अपनी जन्मभूमि से, मातृभूमि से हम निकाले गए, और कोई ये नहीं कह सकता है कि हम अपनी मर्जी से निकले। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने छोड़ दिया अपना वतन, हमको भगाया गया। कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी अपनी जन्मभूमि छोड़ना नहीं चाहता। कोई अगर ये कहे कि हम भागे अपनी मर्जी से, तो वो झूठ बोल रहा है। सच ये है कि 1986 से ये कहानी शुरू होती है। 86 में खासकर साउथ कश्मीर में, अनंतनाग में कम्युनल वायलेंस होती है कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ। उसमें जमात इस्लामी के लोग होते हैं, और कई सारे
पॉलिटिशियंस भी उसमें शामिल थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद माने जाते हैं। उस सारे जो प्रोग्राम या पोग्राम एक्चुअली जो किया गया, अटेम्प्ट की गई, वो एक अटेम्प्ट थी। वो ट्रेलर था जो 89-90 में हुआ, उसका ट्रेलर हमने 86 में देखा, और मैं अनंतनाग से आती हूँ। उस वक्त कश्मीरी हिंदुओं के मंदिर जलाए गए, तोड़े गए, कश्मीरी हिंदुओं की प्रॉपर्टीज तोड़ी गई। एक बहुत छोटा सा एक एपिसोड हुआ था जम्मू में हुआ था। कश्मीर में किसी ने कुछ किया नहीं, कश्मीरी हिंदुओं का उसमें कोई लेना देना नहीं था। एक कम्युनल एपिसोड हुआ जम्मू में, और उसका बदला जो है जमात इस्लामी ने, कश्मीर की जो जमात इस्लामी है वो पाकिस्तान के जमात इस्लामी के साथ एफिलिएटेड है। जमात इस्लामी आज की डेट में बैंड है, वो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने उस पर बैन लगाया। और उस वक्त जो है मेरी माँ और पूरा जो हमारा मोहल्ला था अनंतनाग में, वो उस एपिसोड में वो विक्टिम्स बने। विक्टिम्स ऐसे कि कर्फ्यू लगा था, इतने हालात ख़राब थे, और मेरी माँ ने जुर्रत की थी खिड़की खोलने की। कश्मीर पुलिस, जिसमें कि मैक्सिमम लोग उस वक्त कश्मीरी मुस्लिम ही हुआ करते थे, अभी भी वही है, जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर में जो है प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स है। उस वक्त की बात कह रही हूँ। अभी कश्मीर मुस्लिम पुलिस फोर्स जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। वो उस वक्त और इस वक्त की पुलिस में बहुत अंतर है। उस वक्त की पुलिस ने मेरी माँ को पीटा और पूरा मोहल्ला जो है सड़कों पे आया। तो मेरे मस्तिष्क में वो मेमोरी जो है उसकी बस चुकी है, वो मैं भूल नहीं सकती। और कहीं ना कहीं शायद उस एपिसोड ने मुझे मजबूर किया ये सोचने पे कि आखिर हमारा ऐसा क्या इतिहास है, या हमारी पहचान जो है, हमारी आइडेंटिटी जो है, वो इतनी जो कह सकते हैं आप, इतनी क्यों टारगेट होती है। और 86 से फिर हम लोगों ने 86 के इस एपिसोड की वजह से एक इनसिक्योरिटी कश्मीरी हिंदुओं में आई कि कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदू समाज जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि हम माइनॉरिटी में थे, बहुत छोटी तादाद के लोग थे, 3 लाख से ज़्यादा लोग नहीं थे कश्मीर में। और उस वक्त जब ये हुआ, उसके बाद से हमने देखा बहुत तेज़ी से कश्मीर का माहौल बदला। फिर हमने देखा 87 में जब इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन रिगिंग तो एक बहाना था, इनफैक्ट थ्रू आउट 80s, वो तो बाद में मैंने लिटरेचर जब पढ़ा कि समझ आया कि एक्चुअली जो 86 का एपिसोड था उसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। वो ज़ियाउल हक के टाइम से पाकिस्तान के जो जनरल डिक्टेटर थे, मिलिट्री डिक्टेटर, उन्होंने जो एक CIA की मदद से, CIA की स्पॉन्सरशिप के साथ जो उन्होंने सोवियत यूनियन को हराने के लिए आर्म्स और एम्यूनिशन और फंडिंग अमेरिका से ली, वो अफ़गानिस्तान में लगाई पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ। आपको याद होगा, इनफैक्ट बाद में वही लोग जिन्होंने सोवियत यूनियन को उस वक्त हराया वही तालिबान बने, वही बाद में अलकायदा भी बने। और उस वक्त जो उनके पास एक्सेस में फंडिंग आ रही थी, आर्म्स एम्यूनिशन आ रहा था, वही आर्म्स एम्यूनिशन उन्होंने कश्मीर में अलगाववाद और कश्मीर में आतंकवाद को स्पॉन्सर करने के लिए यूज़ किया। और 86 के बाद 87 में जब हम कहते हैं रिगिंग हुई इलेक्शंस की, इसलिए कश्मीरी मुस्लिम यूथ जो है ट्रेनिंग करने गया पाकिस्तान, असल में ये पूरा जो प्लान था ज़ियाउल हक ने शुरू किया था 70s में ही, और 80s में हम अब कश्मीर में देख रहे थे, कभी कोई कहीं ओकेजनल बॉम्ब ब्लास्ट होता था। लेकिन 86 के बाद इसने रफ्तार पकड़ ली और बॉम्ब ब्लास्ट हुए, किलिंग्स शुरू हुई। और 89 में खासकर कश्मीरी पंडित्स, प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित जो हैं, वो टारगेट हुए। कोई हमारे जज थे, या कोई हमारे रेडियो के डायरेक्टर थे, या
वकील थे या कोई जो भी प्रोमिनेंट राइटर था वो टारगेट हुए। और उसकी वजह से एक माहौल, मुझे याद है 89 में ऐसा माहौल हुआ। हम स्कूल जाते थे तो अचानक से मेरी बहन और मैं, हमें बस से उतरे और देखा एक तरफ से पुलिस थी और बीएसएफ या सीआरपीएफ होती थी, और दूसरी तरफ से बहुत बड़ा जमात होता था लड़कों का नकाब पहन के, मॉब। और वो उस तरफ से पेट्रोल बम्स फेंकते थे और इस तरफ से ये लोग पत्थर फेंकते थे, वो लोग भी। तो क्लैशेस, और फिर ये जो टीयर गैस होता है। और एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरी बहन और मैं उस क्लैश में फंस गए। हमारा बस स्टॉप यहाँ होता था और बस स्टॉप से आगे हम गली के अंदर हमको हमारा घर था। और वहाँ उस सिनेरियो में मुझे याद है कि हम 2-3 बार फंस गए। फिर हम किसी और गली में घुस गए, किसी के यहाँ हम रुके, पनाह ली हमने, ताकि हम उस क्लैश में, हाँ, उस क्लैश में हम कहीं ना मारे जाए। और ऐसे ही एपिसोड जो है फिर फाइनली, मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है, आई विटनेस हूँ मैं एक मर्डर की, असैसिनेशन की, जो हमारे अनंतनाग टाउन के एक बहुत प्रोमिनेंट लॉयर थे, प्रेमनाथ भट्ट जी। जिस दिन उनकी असैसिनेशन होती है, कोइंसिडेंटली जहाँ उनकी असैसिनेशन होती है वहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ। वहाँ मेरे ट्यूटर है, और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ मैं उनके असैसिन को भागते हुए देखती हूँ, और वो थोड़ी ही दूर पे मैं देखती हूँ, खून देखती हूँ, तो मैं वापस भाग जाती हूँ अपने टीचर के घर पे। और मैं हड़बड़ाहट में कुछ कह नहीं पाती, बस यही कहती हूँ कि कुछ बाहर हुआ है। आपकी एज क्या थी इस टाइम पे? ये 89 में हुआ, मैं 12 साल की थी। ऑब्वियसली इसके टेस्टिमनी जो है मेरे टीचर भी दे सकते हैं कि उस दिन उस वक्त मैं वहीं थी और मैं वापस उनको बोलने गई कि बाहर कुछ हो गया। ये एपिसोड की वजह से, जो आप कह सकते हैं कि सिर्फ मैं नहीं, ऐसे ही कई सारे एपिसोड्स हुए, और कश्मीरी हिंदूज जो बाद में विस्थापित हुए, 1 महीने के बाद ही हम लोग इनफैक्ट कश्मीर से निकले। PTSD जिसको कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो है, मुझे लगता है सारा कश्मीरी समुदाय, सिर्फ हिंदू ही नहीं, कश्मीरी मुसलमान भी उसमें आते हैं, जो PTSD सफ़र करते हैं। और जितनी भी कभी भी वायलेंस होती है तो वो PTSD ट्रिगर करता है। लेकिन बात वापस मैं आपको बताऊं कि वो उसकी वजह से, उस एपिसोड की वजह से क्या हुआ। एक प्रोमिनेंट लॉयर है, एक बहुत ही पावरफुल वॉइस है, वो अखबारों में लिखते हैं, उनकी कम्युनिटी में जो है उनकी लीडरशिप को मानते हैं, और जब उनकी हत्या हो जाए तो वो क्या संकेत देता है पूरी कम्युनिटी को? वो ये संकेत देता है कि अगर इतना प्रोमिनेंट आदमी मारा गया तो आम जो कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, वो नहीं बच पाएगा। क्योंकि आपने PTSD की बात करी और ऐसे एपिसोड्स की बात करी, तो मैंने कभी बोला नहीं ओपनली या सोशल मीडिया पे, बट आई हैव कश्मीरी रूट्स एंड माई ग्रैंड मदर इज़ कश्मीरी बोलती हैं, प्रॉपर कश्मीरी नाक है, और कश्मीरी खाना खा के बड़े हुए हैं सब लोग। तो मेरे मामा जी, माई मामा was shot dead and killed when he was in college in Kashmir. I was very young और मैं वहाँ पर नहीं था. I was born and raised in Delhi NCR. He was a student in a medical college. I think शेर सिंह करके कोई कॉलेज है वहाँ. I think he was in his second or third year. तो उनको कॉलेज से बाहर बुला के एक AK-47 की पूरी मैगजीन उनमें खाली कर दी थी. और ये 90 की बात जी, 89-90 roughly around that period, and his body, he was still alive at that time. और मेरी मदर के मामा जी, his father took him in his arms and he was being taken to the hospital, rushing to the hospital. He died in his arms.
तो आज अगर मेरे घर में मेरे से ऊपर वाली जनरेशन से अगर आप बात करेंगी तो यू विल फील दैट द PTSD इज़ वेरी मच देयर, एंड दैट्स व्हाई आई एम आल्सो डीपली कनेक्टेड विद दिस इशू, एंड यस द मैं इमोशंस। समझ सकती हूँ क्योंकि देखिए मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि मुझे बहुत मुश्किल होती है याद करते हुए कि हमने क्या देखा। और उस वक्त स्पेशली जब आप उस एज में होते, इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं, तो वो जो एक तो मेमोरीज है वो आपको नहीं छोड़ती, आप छोड़ना चाहो भी वो नहीं छोड़ती। दूसरा ये कि जो PTSD उस टाइम पे ट्रिगर होता है वो लाइफ लॉन्ग ही रहता है। मुझे नहीं लगता इसका कोई क्योर है। मैम इस पूरे एक्सोडस में, इस पूरे एपिसोड में कितने लोग मरे हैं लगभग? कश्मीरी हिंदू, देखिए बड़े सारे जो है अपने अपने एस्टिमेट्स देते हैं, लेकिन अगर आप क्रेडिबल एस्टिमेट्स देखें, क्रेडिबल क्यों कह रही हूँ क्योंकि सरकार ने जो नंबर दिया, ऑफिशियल नंबर जो दिया 209 की कुछ ऐसा दिया, लेकिन ये याद रखिए कि उस वक्त की जो पुलिस थी ऑफ कोर्स वो पुलिस जो है वो भी आज़ादी ढूंढ रही थी हिंदुस्तान से। वो पुलिस जो है वो भी पाकिस्तान के सपने देख रही थी। वो पुलिस जो है वही पुलिस है जिसने मेरी माँ की पिटाई 86 में की। वही पुलिस है 89 का एपिसोड है कि उस पुलिस ने जब हमारी शॉप जहाँ हमारा VHS का बिजनेस था, VHS कैसेट्स और वीडियोस का बिजनेस था, अखबारों का बिजनेस था, उसी शॉप की जब लूट मार हुई और फिर बाद में जलाया गया बाद में, उस वक्त पुलिस हमको बचाने के लिए नहीं आई। उस वक्त पुलिस जो है मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे अंकल्स, उनको बचाने के लिए नहीं आई। इनफैक्ट उस वक्त पुलिस जो है, हम जो विक्टिम्स थे, हम लोगों को ही उन्होंने मार पिटाई की। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब आप नंबर बोलते हैं ना कि कितने मारे गए, भाई कश्मीर पुलिस तो FIR करना ही नहीं चाहती थी। FIR तो उन्होंने किए ही नहीं। कोई अकाउंटेबिलिटी जो होती है पुलिस की वो है ही नहीं। उस वक्त 89-90 में आपकी पुलिस जो है कंप्लीटली डिफंक्ट है, तो इसलिए वो नंबर सही नहीं है। मैम आपके हिसाब से क्या होगा एस्टिमेट? उसके बाद कई सारी 2-3 जो है स्टडीज हुई कश्मीरी पंडितों ने। इनफैक्ट संजय टिक्कू जो है कश्मीरी पंडित समाज के एक लीडर है, अभी भी वो कश्मीर में ही रह रहे हैं। उन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने अपना डेटा कंपाइल किया, उन्होंने हर परिवार से पूछा कि आपके यहाँ कौन मरा जी। और अगर उसका एस्टिमेट देखे तो लगभग 1000 कश्मीरी पंडित जो है पूरे 1989 से लेकर एंड तक 1000 कश्मीरी पंडित जो है वो मारे गए। बिल्कुल। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाया गया, आपको मैंने कहा कि मैं रोज अखबार में देखती थी, तो उन एपिसोड्स का, उन किलिंग्स का, उन रेप्स का, वो जो सीसॉ पे मारी गई, उनका कहीं कोई मेंशन नहीं था। आप समझ रहे हैं कि इंडियन जो मीडिया है, इंडियन प्रेस जो है, उसने देश के साथ नहीं, उसने देश के लोगों के साथ गद्दारी की। क्योंकि हमारा मीडिया जो है, हमारे मीडिया का फर्ज क्या है कि आप सच्चाई बताएं लोगों को। और इसी एपिसोड की वजह से मेरे मन में था कि मैं पत्रकार बनूंगी और मैं सच बोलूंगी, मैं सच लिखूंगी। ये मोटिवेशन थी कि मुझे सच बोलना है, क्योंकि मैंने बचपन में नहीं देखा वो सच अखबारों में। मैम जैसे आपने कहा कि आर्टिकल 370 का हटना ठीक था, अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसको फिर से वापस लाने की बात चल रही है, और वहाँ का पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा एक यूज़ किया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को सपोर्ट मिले, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में ही कहा था, मैंने देखा कि कोई भी एक स्पेशल स्टेटस क्यों छोड़ना चाहेगा अपना। देखिए, वो जहनियत समझने की कोशिश करिए, ये पावर ही है। पावर है। स्पेशल स्टेटस क्या होता है कि मैं आपको कहूँ कि आप मुझसे सुपीरियर है, आप मुझसे ज़्यादा स्पेशल है, आपको 1 कप चाय नहीं, आपको 2 कप चाय मिलनी चाहिए।
आप इतने स्पेशल है कि आपका जो ये जो जिस चेयर पे आप बैठे और कोई बैठ ही नहीं सकता, पर वो लोकतंत्र के फंडामेंटल्स के बिल्कुल विपरीत है। वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, उसकी जो बेसिस है, फाउंडेशन जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है, उसमें डेमोक्रेसी है, उसमें लिबर्टी है, उसमें इक्वालिटी है, उसमें प्लूरलिज्म है। तो ये जब चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आप ऑब्वियसली आप किसकी तरफ देखेंगे? आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, क्योंकि आपने माइंड में बना लिया क्योंकि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो हमारा बनता है कि हम तो स्पेशल है। अभी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, डायनेस्टीज हैं, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद, मैंने आपको एपिसोड जो बताया रूबिया सईद का, वो इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड है। 86 की जब मैंने बात की, 86 में मुफ्ती मोहम्मद सईद इंजीनियर करते हैं कम्युनल वायलेंस कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ। 86 में भी कौन है कश्मीर में चलाने वाले लोग? फारूक अब्दुल्ला ही चला रहे थे, कोई और नहीं चला रहा था। और जो 80s का दशक है, जब आर्म्स एंड एम्यूनिशन आ रहा था, जब तंजीमें बन रही थी, जब ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी इन सब की, तो कौन पावर में थे? मैं तो नहीं थी, आप तो नहीं थे, कोई और तो नहीं था, फारूक अब्दुल्ला ही था। मुफ्ती मोहम्मद सईद भी अपनी सियासत गरमा रहे थे कांग्रेस में, और फिर उसके बाद आपको याद होगा वीपी सिंह की सरकार में वो होम मिनिस्टर बने। तो ये दो जो प्रमुख कैरेक्टर्स है, वो तो छोड़िए कि हुर्रियत वाले तो उनका तो मालूम ही था कि वो तो अलगाववाद के साथ है, वो तो पाकिस्तान के साथ है। सईद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक तो मर्डर और रेपिस्ट ही है, वो तो आतंकी खुल के बने, वो गए वापस भी आए और खुल के JKLF को पेट्रनाइजेशन फारूक अब्दुल्ला ने नहीं दी तो किसने दी? आप मुझे बताइए। चीफ मिनिस्टर फारूक भी रहा, मुफ्ती भी रहा, लेकिन दोनों में से किसी एक ने कभी ये नहीं कहा कि JKLF जो है आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है और इनको हमें बैन करना चाहिए। दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि जमात इस्लामी, जिन्होंने आतंक को पूरा पनपा कश्मीर में, जिन्होंने आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन को लाए जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार कराए, इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने एक भी बार ये नहीं कहा कि इनको ये मुल्जिम है, इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो अब कह रहे हैं आप कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इन्होंने कश्मीर में बर्बादी की। इनके बड़े और भी साथी है, सिर्फ ये अकेले नहीं है, इनके बहुत साथी दिल्ली में भी होंगे जिन्होंने शायद दी। और तो मैं तो ओपनली कहती हूँ, ये मैंने कई बार कहा है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और खासकर दो प्रमुख जो नाम मैं हमेशा लेती हूँ, AS दुल्लत और अजीत कुमार डोवल, इनकी जब तक पूरी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि इन्होंने क्या किया है पिछले 35 साल में कश्मीर में, किसी भी भारतवासी को कश्मीर के बारे में नहीं समझ आएगा। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या कश्मीर की जनता को बचाया? कश्मीरी हिंदुओं को बचाया इन्होंने? कश्मीरी मुसलमानों को बचाया? किसको बचाया इन्होंने? कि सिर्फ अपने आप को बचाया? इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम क्या होता है? सिक्योरिटी एजेंसीज का काम क्या होता है? आप अगर पूरा पिछले 35 साल का इतिहास देखें सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज का, इन्होंने सिर्फ करप्शन और पैसा, जो आप कश्मीर में देख रहे हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ा पैसा, बिग मनी जिसको कहते हैं, वो आपको कश्मीर में दिखेगा। वो कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक हब बनाया। इसमें अजीत डोभाल का क्या हाथ? वही तो मैं कह रही हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया? आपको मालूम है कि क्या किया? कश्मीर में हमारे निकलने के बाद इन्होंने एरियाज जो थे, कई सारे एरियाज होते थे जहां पे खुले आम जो है आतंकी राज करते थे। फ्री जोन्स बोला जाता था उनको, फ्री जोन्स। क्या ये इंडियन स्टेट कहाँ थी तब? इंडियन सिक्योरिटी स्टेट कहाँ थी तब? कुछ नहीं था हम लोगों के पास। हम लोग बिल्कुल क्या मतलब खत्म हो चुके थे। जब मैं ये बात कह रही हूँ कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, इन्होंने
उस साइकिल ऑफ वायलेंस और टेरर को इंसेंटिवाइज किया। इन्होंने जाके हुर्रियत के जितने भी थे, आपको याद होगा, एमनेस्टी दे दी सबको। यासिन मलिक फ्री, सईद अली शाह गिलानी फ्री, जितने भी इनके आतंकी थे सब फ्री। और वही आतंकी जिन्होंने लोगों को मारा खुलेआम। क्या ये किसी और स्टेट में होता है? आपने देखा है किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में देखा है आपने? यूएस में हो सकता है, ये पॉसिबल है। यूरोप में ये पॉसिबल है। किसी और डेवलपिंग कंट्री में ये पॉसिबल है कि जो आतंकी है वही चला रहे हैं, सारा नैरेटिव भी वही चला रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भी वही चला रहे हैं। अभी आज के सिनेरियो में उमर अब्दुल्ला हैं और एक साइड से इंसर्जेंसी बढ़ रही है। हर दूसरे दिन सुनने को मिल जाता है कि कुछ मिलिटेंसी हुई, ऑपरेशन हुआ, आर्मी का कोई मरा या कोई मिलिटेंट्स मारे गए। इज देयर अ कनेक्शन? देखिए, उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी जब तक है तब तक सारे के जो सारे सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स है वो दो प्रमुख डिपार्टमेंट्स के पास है दिल्ली में। होम मिनिस्ट्री, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, दैट मीन्स अजीत कुमार डोवल जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ठीक, ये इनके अंडर आता है। अगर अब आप कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला है या कोई मेयर है या कोई एमएलए है, ये जी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सही नहीं होगा। चूंकि ये डायरेक्टली इनके अंडर आता है, वहाँ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है सिक्योरिटी लेवल पे। जम्मू में जो हम सर्ज हमने देखी वो अभी इलेक्शन से पहले से ऑलरेडी थी। वो पिछले 2 साल से हम वो सर्ज देख रहे हैं। इनफैक्ट जितना क्रैकडाउन कश्मीर में फोकस किया गया पिछले 2019 से लेकर, उसका रिजल्ट हमने ये देखा कि वो सारा जो इंसर्जेंसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जम्मू शिफ्ट हो गया, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं एक सर्ज है। अब आप कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने या कोई उनका मंत्री वो वही करेंगे जो वो करते आ रहे थे। वो अपने जो उनके जेलों में हैं उनको उनकी वो देंगे अर्जी कि उनको छोड़ दीजिए, या उनके जो लो लेवल जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको सपोर्ट करेंगे। वो सब होता रहेगा, लेकिन लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नेशनल सिक्योरिटी की है, होम मिनिस्ट्री की भी मैं कहूँगी कि कम है। क्यों? अब आप मुझसे पूछेंगे, ये बहुत लॉजिकल सवाल होगा, कोई भी पूछेगा कि मैं क्यों कहती हूँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की है ज़्यादा। क्योंकि कश्मीर जो है एट लीस्ट पिछले 35 साल से सिक्योरिटी स्टेट है। इट इज़ रन बाय नेशनल सिक्योरिटी के जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो चलाता है। सिक्योरिटी में सबसे सारी जो होम मिनिस्ट्री से लेकर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का इनपुट आउटपुट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट सेक्रेटरीट के पास है, ठीक है। इसलिए आप बोलेंगे कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो मैं बोलूँगी NSCN की है। इसलिए अब उमर अब्दुल्ला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर नहीं थे जब वो स्टेट में थे। उनके टाइम पे हमने देखा 2010 में जो हालात हुए, क्लैशेस हुए, 100 यूथ बच्चे जो है मारे गए उनके ही टाइम पे। उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी नहीं थी। उस क्लैश के बाद हमने देखा एक नई जो इंसर्जेंसी कश्मीर में क्रिएट हुई वो उसी से निकले 2007, 8, 9, 10, तो उनके टाइम पे हुआ। अब आप कहेंगे कि महबूबा मुफ्ती के टाइम पे आपने देखा बुरहान वानी वाला जो एपिसोड 2016, 2014, 15, 16 उनके टाइम पे हुआ। तो दोनों में से अगर आप बोलेंगे, और उससे पहले हमने फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद है, इन सब ने जो है कोई ऐसा नहीं, इनमें से कोई ऐसा नहीं निकला जिसने कश्मीर को समझा हो, कश्मीर के हालात समझे हो और कश्मीर के लोगों को रियायत दी हो। ना कश्मीरी हिंदुओं के लिए कुछ किसी ने किया, ना कश्मीरी मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ किया। इतने सारे इनोसेंट बच्चे जो है मारे गए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि
कश्मीरी मुस्लिम समाज में से आतंकी भी निकले, लेकिन आतंकियों से ज्यादा इनोसेंट कश्मीरी मुस्लिम्स मारे गए, आतंकियों ने ही मारे। वही पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने कश्मीरी मुसलमान लोगों को मारा, ये सच है। तो इसलिए अगर एक तरफ से मैं कह रही हूँ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आतंक की बात कर रही हूँ, फिर मैं कह रही हूँ कश्मीरी मुस्लिम आतंकी, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो अपने कश्मीर के आतंकी निकले। फिर मैं साथ में ये कह रही हूँ कि इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट फेल हो गई, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी डिजास्टर कैटास्ट्रफी हुई है वो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल क्लास की भी है। उसमें बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें लेफ्ट भी है, उसमें राइट भी है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि इसने सही किया, इसने गलत किया। हाँ, इस सरकार को मैं क्रेडिट देती हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं खास कर क्रेडिट देती हूँ कि आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन उन्होंने की, वो एक ऐतिहासिक कदम उठाया उन्होंने। जो लीगल बैरियर था वो हटाया उन्होंने। बहुत सारा जो अच्छा काम इनफैक्ट इसी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में ने भी किया, होम मिनिस्ट्री ने किया, या आप सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर सकते हैं कि इन्होंने क्रैकडाउन किया, NIA के रेड्स हुए, JKLF को बैन किया, जमात को बैन किया, लेकिन फिर बैकडोर से वो सब हमने देखा कि अभी जो इलेक्शंस हुए इन सबको एंट्री भी मिली। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? डू यू सी अ सोल्यूशन एट ऑल? हमारे लाइफ टाइम में देखने को मिलेगा? इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। ये कोई ऐसा अनसॉल्वेबल इशू नहीं है। ये सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल क्लास को डिसाइड करना है कि क्या वो वाकई पीस चाहते हैं, क्या वो शांति चाहते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी को सोचना है कि क्या वो कश्मीर की ऑब्सेशन में और इस्लामिक जिहाद की ऑब्सेशन में अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, कि वो भारत और अपनी जड़ों के साथ पीस, अपनी जड़ों, अपनी एंसेस्ट्री, अपनी हेरिटेज के को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप उस क्लैश में रहेंगे, उस कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो एंटी इंडिया हूँ, मैं तो एंटी हिंदू हूँ, मेरा तो हिंदू के साथ कोई लेना देना ही नहीं, जब तक आप उस डिनायल मोड में रहेंगे तब तक आप शांत नहीं होंगे, ना अपने आप के साथ, ना ही कश्मीर के साथ, ना ही अपनी इंडियन स्टेट के साथ, ना ही पाकिस्तानी स्टेट के साथ, ना सोसाइटी के साथ, ना इधर ना उधर। तो ये जो है, ये इंडिया की पॉलिटिकल क्लास, पाकिस्तान की आर्मी को और कश्मीर की जो एलीट क्लास है उनको सोचना है कि हमको शांति से रहना है कि नहीं रहना है। हमको ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं कि हम यही इसी ज़मीन के लोग हैं, हम सनातन के लोग हैं, हम मुसलमान हो गए तो क्या हुआ, लेकिन इसी धरती के लोग हैं, इसी देश के लोग हैं। जी, तो वो सोल्यूशन बहुत साइकोलॉजिकल है आपके हिसाब से? इट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड द पीपल? बिल्कुल, ये लोगों के मन से आना चाहिए, ये समझ से। ये सारी चीज़ों की जो जड़ है वो समझ है या ना समझी है। अगर आप समझते हैं कि आप क्या है, आपका इतिहास क्या है, आपके रूट्स क्या है, आपकी एंसेस्ट्री क्या है, तो आपको 1 मिनट में समझ आएगा कि यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। शायद मैम आप में बहुत अच्छाई भी है और बहुत सब्र भी है कि आप यू स्टिल होल्ड अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन काइंड, बट आई फ्रैंकली डोंट शेयर दैट ओपिनियन, एंड आई थिंक that humans are predominantly a very aggressive and very violent and very strategically intelligent, dangerous creatures that do not want peace, really. नहीं, मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ ह्यूमैनिटी को लेकर। अगर आप देखें कि हम कहाँ से आए हैं, हम कभी एप्स थे, कभी हम बारबेरियंस थे, हम केव्स में रहते थे। And you know that when we were apes and actually become civilized, there were 6 other species, and best theory is that we killed all of them. That's why we are. वो भी हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप देखें कि ह्यूमैनिटी जो थी, ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी, कभी 1 बिलियन थी जी, आज 8 बिलियन है। तभी है मैम, ताकि मार दिए ना। नहीं, हम
पहले कम थे, जी, हम ग्रो हुए हैं ना। क्यों ग्रो हुए हैं? because we dominated. नहीं, मैं अपने सिर्फ अपनी स्पीशीज के बारे में बात कर रही हूँ। जी, बाकी तो बिल्कुल हमने जंगल काट दिए, हमने जंगली जानवर हाँ, मार दिए, एक्सटिंक्ट कर दिए। लेकिन ये स्पीशीज जो है इतनी बढ़ क्यों रही है, फैल क्यों रही है ये? खतरनाक है ना मैम? हाँ, खतरनाक है। हम बढ़ने की, तो हम दूसरों को खत्म कर रहे हैं। यस, लेकिन अगर आप देखें, हम बढ़ भी रहे हैं साथ में। जब हम इंडिया की पॉपुलेशन देख रहे हैं, अभी डेफिनेटली, वे आर ग्रोइंग। यस, हम बेशक, अब ये भी है कि हिंदू कितनी ग्रोथ रेट पे कम हो रही है, उनकी, मुसलमानों की कितनी कम हो रही है, वो सारे इश्यूज है। लेकिन अगर आप देखें, मैन काइंड जो है वो बड़ा सेल्फिश स्पीशीज है। यस, तो वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, इसीलिए 8 बिलियन है आज। तो इसलिए मुझे वो एक ये है कि कहीं ना कहीं समझ आएगी कि हम अननेसेसरी जो है, अननेसेसरी क्यों मार रहे एक दूसरे को। मैम, दिस इज समथिंग आई होप यू आर राइट अबाउट. मुझे लगता है आई होप आई एम कि रॉन्ग, आई होप यू आर राइट. हाँ, मुझे लगता है क्योंकि इसका कारण ये भी है कि अगर आप देखें, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, लाखों लोग मारे गए, और हमने पार्टीशन में लाखों लोग मर गए। पिछले 77 ईयर्स में हर साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम जंगें लड़े। हमने जंगें लड़ी, लेकिन हर साल कोशिश, हम डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं। अब हमारे इतना बड़ा जो पड़ोसी है चाइना है, हम स्टैंड ऑफ की बात करें, हम डायलॉग की बात करें, हम डिप्लोमेसी की बात करें, जंग की बात नहीं कर रहे। इसलिए मुझे वो ऑप्टिमिज्म है कि या तो इतने फुलिश होंगे, इतने नासमझ होंगे कि हम मैम, मुझे लगता है शायद थोड़ा सा फर्क ये है आपकी मेरी समझ में कि अभी तक जंग की बात इसलिए नहीं हो रही बिकॉज इट्स जस्ट नॉट प्रॉफिटेबल इनफ फॉर एनीबॉडी. और वही तो मैंने कहा, जिस दिन वो इक्वेशन चेंज हो गई, उस दिन शायद वो भी चेंज हो वही जाए. तो मैंने कहा कि प्रॉफिट ढूंढ रहा है ना मैनकाइंड अपने लिए। ह्यूमैनिटी जो है वो सेल्फिश है, यही कहा मैंने. यस, वो सेल्फिश है। तो जब ये समझ आएगी कि जंग करने में अभी नुकसान भलाई, है. हाँ, But- जंग करने में बहुत नुकसान है, वो समझ है लोगों को, हाँ है, तभी नहीं हो रहा है. तभी नहीं हो रहा है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब ये समझ आएगी कि कश्मीर में लोगों को मार के इससे किसी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसमें इंडियन नेशनल इंटरेस्ट जो है अंडरमाइन हो रहा है, इसमें किसी तीसरे का फायदा हो रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान को अगर इतनी समझ होती कि इसमें किसी तीसरे का फायदा हो रहा है, तो ये नहीं होता। पिछले 75 साल में, 77 ईयर्स में, दोनों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि वो चाइना बन सके। चाइना आज नंबर 2 है दुनिया का, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। दोनों के पास ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि हम भी इतना बड़ा इकोनॉमिकली, मिलिटरली इतना बड़ा पावर बन सकते थे। या हम यूरोप बन सकते हैं, या हम रशिया बन सकते हैं, या हम अमेरिका बन सकते हैं जी. वो समझदारी नहीं दिखाई, इसलिए हम आज भी डेवलपिंग है। आज भी हमारी पॉवर्टी लेवल्स अगर आप देखें, पाकिस्तान तो अब कोलैप्स हुआ है इकोनॉमिकली, उनके पास तो जो कॉमन लोग हैं उनकी आप दशा देख रहे हैं कि कितनी खराब है। हमने बहुत अकम्पलिशमेंट्स की है, हमारी बहुत अचीवमेंट्स है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 70% लोग जो है बहुत साधारण उनकी ज़िंदगी है, बहुत कठिनाइयाँ हैं। अभी भी हमारे अस्पतालों में बच्चे मरते हैं क्योंकि बराबर की कोई केयर नहीं मिलती। अभी भी हमारा हेल्थ केयर कमज़ोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चैलेंजेस बहुत है। इसलिए जब ये समझदारी आएगी कि हमको मार के, ये जंग से, ये कॉन्फ्लिक्ट से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसमें चंद लोगों का फ़ायदा है, कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स का फ़ायदा है, एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री का फ़ायदा है, उसमें चंद ही लोग हैं, उसमें आम जनता नहीं है जी. आम जनता इतनी सशक्त हो जाए, देश सशक्त होता है। कोशिश करेंगे मैम कि ऐसे ही हो. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बेशक ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए आसान नहीं रही
और कैसे हो सकती है, क्योंकि इतने डीप वूंड्स हैं और उसके बावजूद आपका मैसेज इतना ऑप्टिमिस्टिक है, और यू कैरी योर ह्यूमैनिटी सो फर्मली, एंड योर बिलीफ इज पर्सनली वेरी refreshing for me to see. I would like to thank you very much for spending your time and energy on this. Thank you so much. Thank you, Ravi.